किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बड़ी तकलीफ में जिंदगी बिता रहे थे। कभी खाने को मिल जाता तो कभी भूखे रह जाते। उनके घर से लगा हुआ एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें किसान ने बैंगन के पौधे लगा रखे थे। लेकिन किसी भी पौधे पर कोई फल नहीं आया था। सिर्फ एक छोटे से पौधे पर ही बैंगन लगा हुआ था। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, एक ही पौधे पर बैंगन आया है, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा, इसे तोड़कर अपने घर ले चलेंगे। बैंगन धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वह कद्दू जितना बड़ा हो गया। तब एक दिन किसान ने उसे तोड़ लिया और अपनी पत्नी के हाथ पर रखकर कहा, आज इसकी सब्जी बना लेना, मैं खेत से लौट कर आऊंगा, फिर इसे खाऊंगा। किसान अपने कंधे पर हल रखकर खेत को चला गया और उसकी पत्नी बैंगन लेकर घर आ गई। घर पर जैसे ही उसने हाथ में छुरी लेकर बैंगन को काटना चाहा, तो पता नहीं किसने कहा, आहिस्ता आहिस्ता काटो। ये सुनते ही वह हक्का बक्का रह गई और चारों तरफ देखने लगी कि कौन बोल रहा है। जब कहीं कोई नजर नहीं आया तो किसान की पत्नी ने फिर से बैंगन काटने को हाथ बढ़ाया, लेकिन दोबारा फिर उसे वही बात सुनाई दी, आहिस्ता आहिस्ता काटो। अब उसे ऐसा लगा कि बैंगन के अंदर से आवाज आ रही है। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया और बैंगन को जमीन पर फेंक कर वह घर से भाग निकली। खेत पहुंचकर ही उसने दम लिया। किसान ने अपनी पत्नी को इतना घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? पत्नी ने कहा, वो वो बैंगन वो बैंगन बोलता है। किसान ने कहा, अरे पगली, बैंगन कभी बोलता भी है? पत्नी कहने लगी, चलकर अपने कानों से सुन लो। किसान ने कहा, तू सच कहती है? पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। किसान बड़ी हैरानी के साथ घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से लाओ और मेरे सामने बैंगन काटो। अब पत्नी ने काटने के लिए ज्यों ही बैंगन उठाया, तो फिर वहां से आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काटो। इतना सुनकर किसान चिंता में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आहिस्ता ही सही, पर काटो तो। इस तरह पत्नी बैंगन को काटने लगी। लेकिन यह क्या, ज्यों ही बैंगन के दो टुकड़े हुए, तो उसके अंदर से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकल पड़ी। उसके रूप रंग से चारों तरफ एकदम रोशनी हो गई। लड़की को देखकर किसान की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो मैं इसको बेटी बनाकर रखूंगी। ये बैंगन में से निकली है, इसीलिए इसका नाम बैंगनवती रखती हूं। फिर उसने लड़की को उठाकर सीने से लगा लिया और उसका मुंह चूम चूम कर उसे प्यार करने लगी। लड़की हंसने लगी। यह देखकर किसान बोला, गोद में बेटी तो आ गई है, अब इसे क्या खिलाएंगे? घर में न तो दूध है और न ही अनाज है। पत्नी ने कहा, दूध नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बैंगनवती बैंगन का रस पीकर जवान हो जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो। जैसे जैसे बैंगनवती बड़ी हो रही थी, उसका जैसा सौंदर्य था, वैसा किसी और लड़की के पास नहीं था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था और बैंगनवती पास में खेल रही थी। इस समय राजा का वहां से गुजारा हुआ। वह हमेशा भेष बदलकर अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए निकला करता था। उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। जाते जाते अचानक राजा की नजर उस खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने खेत में से एक आदमी को बुलाकर पूछा, यह किसकी लड़की है? उस आदमी ने जवाब दिया, इसी किसान की बेटी है। उसके बाद राजा ने अपने महल पहुंचकर किसान को बुलावा भेजा। जब किसान आया तो राजा ने कहा, आज जब तुम अपना खेत जोत रहे थे, उस समय तुम्हारे पास एक लड़की बैठी थी। वो लड़की कौन है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, वह एक तरह से मेरी बेटी है और एक तरह से नहीं भी है। राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तब किसान ने सारा हाल बयान कर दिया। तमाम बातें सुनकर राजा ने पूछा, उसका नाम क्या है? किसान ने कहा, उसका नाम बैंगनवती है। उसके बाद राजा ने कहा, हम बैंगनवती से शादी करके उसे अपनी रानी बनाएंगे। किसान ये सुनकर हैरान रह गया और कहा, हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक साधारण किसान की बेटी से शादी करेंगे? राजा ने कहा, हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की तो किसी राजा के महल में नहीं मिलेगी। किसान कहने लगा, हुजूर, मेरे साथ मजाक न कीजिए। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी इस लड़की के साथ हम जरूर शादी करेंगे। खुशी के मारे किसान के मुंह से कोई बात न निकली। वह राजा के मुंह की तरफ देखता वहीं खड़ा रह गया।
राजा ने कहा, जाओ और अपनी बेटी को ले आओ। आज से उसका नाम बैंगन सुंदरी है। किसान दौड़ा दौड़ा कर अपने घर आया और पत्नी को उसने सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी भी खुश हो गई और बैंगन वती का श्रृंगार करने लगी। उसे उपटन मलकर नहलाया गया, आंखों में काजल लगाया गया, हाथ पैरों में मेहंदी रचाई गई, बालों में तेल डालकर छोटी बांधी गई। घर के बाहर राजा की भेजी हुई सुनहरी पालकी भी मौजूद थी। किसान की पत्नी ने बैंगनवती को ले जाकर उस पालकी में बिठा दिया। जब लौटकर अपनी झोपड़ी में आई तो उसे वहां अंधेरा लगा और बेचारी की आंखों से आंसू टपकने लगे। इधर उस लड़की की पालकी उठाकर महल ले गए। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर अपने नए ससुर किसान का बड़ा आदर सत्कार किया। बैंगन सुंदरी को रानियों जैसे कपड़े और गहने दिए गए और फिर धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई। बैंगनवती सच में बहुत खूबसूरत मुखड़ा लेकर आई थी और राजा अपनी सब रानियों से ज्यादा बैंगन सुंदरी को प्यार करने लगा। हर समय उसके पास रहना चाहता था और जो चीज वह मांगती राजा फौरन उसे मंगवा कर देता। देश विदेश से जो भी उम्दा चीज आती थी राजा उसे बैंगन सुंदरी के महल में भेज देता था। बैंगन सुंदरी जो चाहती राजा वहीं पूरी करता। महारानी यानी कि जो पहले रानी थी उससे यह सब देखा नहीं जाता था। वह बहुत जलती थी। महल में सब लोग रानी की सूरत और सीरत की बहुत तारीफ करते थे। इससे महारानी और भी ज्यादा जलती थी और सोचती कि इस किसान की लड़की ने पता नहीं कहां से आकर राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? एक दिन महारानी ने रानी सुंदरी से पूछा, छोटी रानी, तुम्हारी जान कहाँ है? बैंगन सुंदरी ने जवाब दिया, बड़ी बहन, जान और कहाँ होगी, यहीं मेरे दिल में। बड़ी रानी ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई हो। इसी वजह से तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर में नहीं होगी, जरूर किसी और जगह रखी होगी। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी बहन, तुम्हें पता करने की ऐसी क्या जरूरत है? महारानी बोली, जरूरत तो कुछ नहीं है, यूं ही पता करना चाहती हूं ताकि बाद में कोई तुम्हारा नुकसान न कर बैठे। बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, यह ख्याल छोड़ दो। जब यह बात मैं किसी से कहूंगी ही नहीं तो मेरा कोई नुकसान कैसे कर सकेगा? तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर में नहीं है? बैंगन सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, नहीं बहन, मेरी जान इस शरीर में नहीं है। महारानी कहने लगी, बात छुपाने से क्या होता है? अब बतला दो कि तुम्हारी जान शरीर में नहीं है तो कहां है? बैंगन सुंदरी ने कहा, यह बात बताना मना है। महारानी ने कहा, भला अपनी बड़ी बहन को बताने में हर्ज क्या है? मैं कोई गैर तो नहीं। सुंदरी ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। यह बात मेरे घर वालों को बताने की भी मुझे इजाजत नहीं है। छोटी रानी ने बात नहीं बताई, लेकिन बड़ी रानी ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। खाते पीते उठते जागते वह बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इस तरह 1 साल गुजर गया। दिन रात वह एक ही सवाल सुनते सुनते छोटी रानी उकता गई। आखिरकार एक दिन तंग आकर उसने कह दिया, अच्छा ठीक है, मैं किसी दिन आपको बतला दूंगी। महारानी ने हंसकर कहा, बैंगन सुंदरी, याद रखना तुमने वादा कर लिया है, रानी होकर झूठ नहीं बोलना है। यह सुनकर बैंगन सुंदरी चौंक पड़ी। वह सोचने लगी कि आज मैंने बिना सोचे समझे यह क्या कह दिया। अब तो बड़ी रानी को बताना ही पड़ेगा कि मेरी जान किस चीज में है। अगर नहीं बताऊंगी तो झूठी कहलाऊंगी। अब क्या करूं? आखिर बैंगन सुंदरी ने राजा को अपने महल में बुलवा भेजा। उसने कहा, महाराज, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाना मत। राजा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप पगली, ऐसी बात मत कह। सुंदरी बोली, नहीं महाराज, मेरी तमाम बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो बस्ती से बाहर एक मकान बनवाकर मुझे पलंग समेत उसी मकान में रखवा देना। मकान के अंदर ही खुशनुमा बगीचा लगवा देना और एक ऊंची दीवार उठवा देना जिसमें कहीं अंदर आने जाने का रास्ता न हो। राजा ने बात काट कर कहा, रानी चुप रहो, ये बात जुबान से मत निकालो। रानी बोली, हाँ महाराज, अभी तो चुप होती हूं, बस एक बात और सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी, मिर्च, मसाला, ये सब वहां रखवा देना। राजा ने कड़क कर कहा, चुप हो जाओ। फिर सुंदरी चुप हो गई। कुछ दिन बस ऐसे ही निकल गए। एक दिन बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ है। बैंगन सुंदरी बोली, तो क्या बहन जी, सचमुच में बता दूं? बड़ी रानी ने कहा, तुम वादा कर चुकी हो तो क्या अब अपने वादे से पीछे हट जाओगी? बैंगन सुंदरी बोली,
बता दूंगी और मुझे पता है कि तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। बड़ी रानी ने उसका मुंह बंद करके कहा, यह तुम क्या कह रही हो? छोटी रानी ने कहा, अच्छा, थोड़े और दिन ठहर जाओ, मेरा बच्चा हो जाने दो, उसके बाद बता दूंगी। छोटी रानी का बच्चा पैदा होने वाला था और यह सुनकर बड़ी रानी और भी ज्यादा कड़कने लगी, जलने लगी। उसने कहा, अगर तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं सारी सल्तनत में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी साधारण से किसान की बेटी है और झूठ बोलती है। छोटी रानी ने कहा, तो फिर सुन लो, मेरे बाप के खेत के करीब एक कुआं है, उसके अंदर एक लकड़ी का संदूक है, उस संदूक में सोने की एक डिब्बी है, उस डिब्बी में एक माला है, उसी में मेरी जान बसी है। रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गई और कहने लगी, छोटी रानी, तुम्हारी बड़ी किस्मत है, तुम्हारी जान का किसी को डर नहीं। देखो तो, कुएं के अंदर सोना और उसके अंदर तुम्हारी जान। बताओ, ऐसी जान को कोई ले सकता है? और एक जान जो हमारी है, जो गला दबाने से निकल जाए। खैर, तुम जीती जागती रहो, राजा को तुम्हारे हाथ सौंपकर मैं सुख से मर सकती हूं। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में गई और उसने चुपचाप दासी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया। रानी ने उससे कहा, देख, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं तुझे 500 अशर्फियां इनाम में दूंगी। उसने पूछा, काम क्या है? रानी ने कहा, फलाऊं किसान के खेत के करीब एक कुआं है, कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है, उसे लेकर आओ और किसी को पता ना चले। गोताखोर उसी समय कुएं की तरफ चल दिया और पानी में गोता लगाकर सोने की डिब्बी निकाल लाया। डिब्बी मिल जाने से रानी को बड़ी खुशी हुई और गोताखोर को 500 अशर्फियां इनाम में देकर वहां से रुखसत कर दिया। इधर कुएं से डिब्बी निकालते ही बैंगनवती की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डिब्बी में से माला निकालकर और खूब उलट पुलट कर उसे अपने गले में पहन ली। उसी समय बैंगनवती तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। महलों में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। रोते रोते उसे बुलाकर कहा गया, बैंगन सुंदरी के लिए एक मकान बनवा दो। वजीर ने कहा, महाराज, मकान का क्या होगा? अब तो रानी की लाश जला देनी चाहिए। राजा बोला, नहीं, बैंगन सुंदरी मुझे कुछ वसीयत करके गई थी, तुम बस्ती के बाहर एक मकान बनवाओ, उसमें बैंगन सुंदरी को पलंग समेत पहुंचा देना। वजीर ने कहा, जो हुक्म महाराज। अब बैंगनवती जैसा कहकर गई थी वैसा ही मकान बनवा दिया गया। फिर बैंगनवती को उस मकान के कमरे में लिटाकर सब लोग बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ ऊंची दीवार बना दी गई थी। बस ऐसे ही दिन गुजरने लगे। इसी तरह से कोई 1 साल गुजर गया। सुंदरी के मर जाने से बड़ी रानी बहुत खुश हो गई। उसका कलेजा जैसे ठंडा हो गया। लेकिन राजा बैंगन सुंदरी को नहीं भूलता था। छोटी रानी की याद आते ही राजा की आंखें भर आती थीं। वह अक्सर दिल में यही सोचा करता था कि बैंगन सुंदरी ने यही कहा था कि मेरी लाश को जलाना मत। तो क्या वह फिर से जी उठेगी? बैंगनवती के मकान को देखकर राजा सोचता कि जिस मकान के अंदर वह सो रही थी, इतने दिन हो गए, कहीं वह जाग तो नहीं गई होगी? शायद मुझे ढूंढती होगी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। महाराज, महाराज, चिल्ला रही हो और उसका गला बैठ गया हो। लेकिन फिर सोचता कि इंसान कभी मरकर वापस नहीं आया करते। अपने दिल को वह समझाने लगता। राजा हर दिन बैंगनवती के मकान की चारदीवारी के चारों तरफ चक्कर लगाता था। एक दिन राजा ने अचानक बच्चे की आवाज सुनी। यह सुनकर वह राजा चौंक पड़ा और सोचने लगा कि यहां पर बच्चे की आवाज कहां से आ गई। राजा दीवार फांद कर मकान के अंदर गया तो क्या देखता है कि बैंगन सुंदरी तो सोने के पलंग पर मुर्दे की तरह पड़ी है, लेकिन उसके पास एक बेहद खूबसूरत लड़का लेटा हुआ है। वह रो रहा है। राजा ने लड़के को उठाकर अपनी छाती से लगाया। वह बच्चे को प्यार करने लगा और खाने पीने की चीजें लेकर आता था। हर दिन देखता कि बैंगनवती जिस तरह से पड़ी थी वह उसी तरह से पड़ी है। उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चा बड़ा होने लगा। अब वह बच्चा कोई 2 साल का हो गया तो टूटे फूटे शब्दों में वह कुछ बोलने भी लगा। राजा ने एक दिन बैंगनवती की तरफ इशारा करके बच्चे से पूछा, यह कौन है? उस बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, कब? बच्चे ने कहा, रात को। यह सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से कहना कि राजा पूछता है कि तुम दिन को क्यों सोती हो और रात को क्यों जागती हो। बच्चे ने कहा, अच्छा, मैं पूछूंगा। उस दिन राजा बहुत सी मिठाई लाया और बच्चे को पेट भरकर खिला पिलाकर
वह अपने महल में लौट आया। रात को बैंगनवती रोज की तरह उठी। जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा, अम्मा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। बैंगनवती ने पूछा, तुम्हारा पेट कैसे भर गया? बच्चे ने कहा, राजा आज मुझे बहुत सी मिठाई खिलाकर गया है। वह यह भी पूछता था कि तुम्हारी माँ रात को ही क्यों जागती है और दिन को क्यों सोती है। बैंगनवती समझ गई कि राजा ने आकर सब बातें देख ली हैं। उसने सोचा कि अब छुपाने से क्या फायदा। तब उसने बच्चे से कहा, देखो, ये जो राजा जी हैं, ये तुम्हारे बाप हैं। अपने बाप से कहना कि महारानी की जान जिस माला में है, वह माला बड़ी रानी के पास है। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, इसीलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। रात को सोते समय बड़ी रानी गले से माला उतारकर सो जाती है। इसी वजह से माँ उस समय जाग पड़ती है। फिर वह पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खिला पिलाकर खुद भी खाती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सब बातें कह सुनाई। मामला राजा के समझ में आ गया। बड़ी रानी पर उसे बड़ा गुस्सा आया। दिल में कहने लगा, ठहरो बड़ी रानी, तुम्हें ईर्ष्या का मजा चखाऊंगा। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा, महारानी, हमारे एक दोस्त का लड़का बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। एक दिन उसे यहां लाऊंगा। बहुत खूबसूरत बच्चा है। खूबसूरत बच्चे रानी को बहुत अच्छे लगते थे। वह बोली, अच्छी बात है, ले आना। मैं भी गोद में लेकर उसे प्यार करूंगी। राजा ने कहा, लेकिन वह लड़का बहुत जिद्दी है। जो भी वह मांगता है, जब तक वह उसे न मिल जाए, वह रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। रानी बोली, इस बात की क्या चिंता है? हमारे महल में कोई कमी है? कोई भी चीज अगर वह मांगेगा तो उसे वहीं दे दिया जाएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं उसे लाता हूं। इतना कहकर राजा बैंगनवती के मकान पर गया। उसने लड़के से कहा, देखो, जब हमारी रानी तुम्हें गोद में ले, उसी समय उसके गले की माला पकड़ लेना और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। रानी जब तक तुम्हें अपनी माला न दे दे, बस ऐसे ही रोते रहना। समझ गए ना मेरी बात? इसी तरह से सिखा पढ़ाकर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास ले गया। रानी ने उसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया और बोली, वाकई यह बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत है। वह बच्चा रानी की गोद में पहुंचते ही उसके गले की माला लेकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। रानी ने उसे बहलाने फुसलाने की बड़ी कोशिश की और तरह तरह के सोने के हार दिखाए, लेकिन वह किसी भी तरह से चुप नहीं हुआ। तब राजा उदास हो गया और कहने लगा, आखिर यह मांगता क्या है? रानी ने जवाब दिया, यह मेरे गले की माला मांगता है। राजा ने कहा, तो दे दो इसे, क्यों नहीं देती? रानी कहने लगी, नहीं, यह माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। राजा कहने लगा, माला उसे दे दो, मैं तुम्हें किसी और किस्म की दूसरी माला लाकर दे दूंगा। रानी बोली, यह माला मैं हरगिज नहीं दूंगी। राजा ने कहा, नहीं दोगी तो यह लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराए बच्चों को अपने घर में लाकर यूं मर जाने दोगी? रानी ने देखा कि बड़ी मुसीबत आ गई है। लड़का तो रो रो कर जान दे देगा। उसका रोना देखकर रानी को दया आ गई और वह सोचने लगी कि छोटी रानी तो मर गई है, थोड़ी देर के लिए माला बच्चे को दे दूं तो क्या हर्ज है। तब उसने कहा, इस समय तो मैं माला दे देती हूं, लेकिन जब यह लड़का खुश हो जाएगा तो मुझे यह माला वापस चाहिए। रानी ने राजा से कहा और राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। रानी ने गले से माला उतारकर लड़के को दे दी और लड़के को लेकर राजा बाहर चला गया। फिर उसने चुपचाप वजीर से कहा, वजीर साहब, बैंगन सुंदरी के मकान की चारों दीवार तोड़वा दो। मजदूर लगाकर दीवार तोड़वा दी गई। राजा ने अंदर जाकर वह माला बैंगनवती के गले में पहना दी। माला पहनते ही वह आंखें मलती उठ खड़ी हुई। राजा ने बैंगनवती से कहा, आज तुम बच्चे को लेकर यहीं रहो और कल महल में चलना। इस दिन राजा बहुत रात तक बैंगनवती के यहां ठहरा। जब महल में पहुंचा तो बड़ी रानी ने कहा, आपको इतनी देर कैसे हो गई? बादशाह ने जवाब दिया, वजीर के साथ कुछ सलाह मशविरा कर रहा था। रानी ने पूछा, सब खैरियत से तो है ना? बादशाह ने कहा, दूसरे देश का बादशाह मुझसे लड़ने को आ रहा है। इसी वजह से हम सलाह कर रहे थे कि तुम्हें कहां छुपा कर रखना चाहिए। रानी बोली, या अल्लाह, लड़ाई भिड़ाई के नाम से तो मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर अब आपने क्या सोचा है? क्या तय किया है? राजा ने कहा, जमीन के नीचे तहखाना बनवाकर मैं तुम्हें उसमें छुपा कर रखूंगा। रानी कहने लगी, तो फिर जल्दी से बनवा लो, बल्कि अभी से हुक्म दे दो। बादशाह कहने लगा, हाँ, सुबह ही मैं हुक्म दे दूंगा। इतना कहकर राजा सो गया।
दूसरे दिन एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया। राजा ने रानी से कहा, रानी, गड्ढे में जाकर तो देखो, क्या इस गड्ढे में रहने और खाने पीने का जरूरी सामान रखने के लिए काफी जगह है या नहीं। रानी जब देखने के लिए गड्ढे में उतरी तो इधर लोगों ने फौरन चारों तरफ से मिट्टी डालकर रानी को गड्ढे में दबा दिया। दूसरों से ईर्ष्या करने वाली रानी गड्ढे में गाड़ दी गई। उसके बाद राजा बैंगन सुंदरी और उसके लड़के को महल में ले आया और चैन से अपने महल में राज करने लगा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और जलन इंसान को बर्बाद कर देती है। बड़ी रानी की जलन के कारण उसका अंत बुरा हुआ। वहीं बैंगनवती की भलाई और सच्चाई के कारण वह अंत में खुश रही। हमें हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, न कि जलना चाहिए। इस प्रकार बैंगनवती की यह रोचक कहानी समाप्त होती है।